क्लास में अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? भाई नॉलेज कर दो एक दफा। ठीक है जनाब। अच्छा, तो ऐसा है कि कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने जो बात की थी वो कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल पे की थी कि अगर कोई भी चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट क्लास से इनहेरिट होती है और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर पहले पेरेंट क्लास का चलता है, देन उसके बाद उसकी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर इस केस को डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पेरेंट क्लास में एक प्रॉपर्टी है पब्लिक इंटीजर आईडी के नाम से, एक प्रॉपर्टी है आईडी के नाम से। लेकिन प्रोडक्ट क्लास यानी जो पेरेंट क्लास में उसके कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर पास है ए के नाम से, और मैंने यहाँ पे कर दिया कि दिस डॉट करने के बाद आईडी को उसके बराबर कर दिया किसके, ए के, कि अब जब इसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू जाएगी तो वो आईडी की प्रॉपर्टी में असाइन हो जाए। लेकिन क्लास याद रखिएगा कि यहाँ पर हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये देखो हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अब क्या ऐसा तरीकेकार है कि मैं हार्डवेयर के ऑब्जेक्ट के थ्रू, हार्डवेयर की इंस्टेंशिएशन के थ्रू पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू भेजूंगा? आपको पता है ये बात कि भाई हार्डवेयर इस टाइम प्रोडक्ट की क्लास से क्या है, इनहेरिट है। तो जब ऑब्जेक्ट हार्डवेयर का बनेगा तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा, पेरेंट का, और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को तो एक पैरामीटर चाहिए। अब बताएं इस केस को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कोई आइडिया दें? जी स्टूडेंट्स, any idea about it, how to resolve this issue? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल। कि अब यहाँ पर पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटर है, यानी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है हार्डवेयर का, और हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि भाई ये वाला कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें इस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर भेजना है ना, इस वाले कंस्ट्रक्टर में। तो हमने जो पैरामीटर जिस टाइप का यहाँ पे बना हुआ है उसी टाइप का एक और पैरामीटर हमने यहाँ पे बना दिया इंटीजर नम के नाम से। और उसके बाद मैं यहाँ पे इनहेरिट करके एक बेस का कीवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। और बेस के बाद यहाँ पर कौन सा पैरामीटर लिखता हूँ, यहाँ पर नम का। अब देखो यहाँ पर इसको कर्सर लेके जा रहा हूं, तो देखो यहाँ पर इसने नीचे इंटेलिजेंस में बता रहा है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो क्या है, हार्डवेयर की बेस क्लास। ये देखो चाइल्ड क्लास के अंदर जब भी बेस का कीवर्ड लगेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली बेस का कीवर्ड क्या पकड़ता है कि भाई उस चाइल्ड की पेरेंट कौन है। तो यहाँ पर देखो दोबारा इस चीज को देख लो कि जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बेस, और बेस का कीवर्ड, और जैसे मैं इसके पैरेंथेसिस में लिख रहा हूं, तो यहाँ पर देखो इंटेलिजेंस में क्या दे रहा है हमें कि भाई प्रोडक्ट की क्लास के अंदर जो प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर एक पैरामीटर है इंटीजर ए। अब आप क्या कर रहे हो कि इस हार्डवेयर पैरामीटर से, हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर पैरामीटर से किसके पैरामीटर में वैल्यू भेज रहे हो, बेस के कंस्ट्रक्टर में। तो यानी ये जो नम जो है वो बेसिकली हार्डवेयर, क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोग लेंगे वैल्यू। अब हार्डवेयर ये जो 12 वैल्यू जा रही है वो बेसिकली इसके इस पैरामीटर में जा रही है, और ये पैरामीटर इनहेरिट हुआ हुआ बेस क्लास से। तो इसका मतलब बेस का कीवर्ड क्या काम कर रहा है कि भाई पेरेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब होता है कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, सही है, बेस कंस्ट्रक्टर। तो
और उसके अंदर नम जो ये वाला पैरामीटर है वो क्या तौर पर हार्डवेयर के तौर पर, हार्डवेयर के पैरामीटर के तौर पर किस में जा रहा है, इस ए में जा रहा है। और जब इस ए को वैल्यू मिल रही है तो आईडी की वैल्यू यहाँ पर अलॉट हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन करके यहाँ पर सिर्फ आईडी लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या जनरेट होगा। जी स्टूडेंट्स, व्हाट आउटपुट शुड जनरेटेड? 12 एंड हार्डवेयर। 12 एंड हार्डवेयर। तो 12 पहले क्यों आएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल के भाई अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि भाई हार्डवेयर की क्लास है जो कि जिसकी पेरेंट क्लास है प्रोडक्ट, हार्डवेयर प्रोडक्ट से इनहेरिट हुई हुई है और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। देखो याद रखना कि ये नम का काम कंस्ट्रक्टर की बॉडी में कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। नम के अंदर जो हमने पैरामीटर जो पास किया है वो सिर्फ प्रोडक्ट के पैरामीटर को वैल्यू पास करने के लिए यूज किया है। और बेस का कीवर्ड इसलिए लगाया है कि भाई ताकि पता चले कि भाई इस क्लास की बेस क्लास क्या है और उसका कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है पेरेंट क्लास को, जो भी इसकी पेरेंट होगी वो ये पकड़ लेगा। और इस पेरेंथेसिस का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर, किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर ऐसी होता है ना कि क्लास का नाम और पैरेंथेसिस, इसी तरीके से बेस ने क्या पकड़ा, प्रोडक्ट का की क्लास का नाम। और अकॉर्डिंग टू द साइकिल, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टर साइकिल, कि अगर चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट क्लास से इनहेरिट है तो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग चाइल्ड क्लास का बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका चलता है। तो अब यहाँ पर रन टू कर्सर करते हैं और इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्टेप इनटू, स्टेप इनटू के बाद यहाँ पर देखो नम के अंदर क्या वैल्यू आ गई 12। ये जो नम वैल्यू है ये कहाँ यूज हो रहा है, बेस के कंस्ट्रक्टर में यूज हो रहा है एज अ 12 आर्गुमेंट के तौर पर। जब मैं मजीद इसको स्टेप इनटू करूंगा तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई 12, क्योंकि बेस ने क्या पहुंचा दी, नम की जो 12 वैल्यू है वो प्रोडक्ट के इस पैरामीटर में पहुंचा दी। अब जब ए इसको मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर स्टेप ओवर करूंगा, स्टेप इनटू करूंगा, तो जो ए की वैल्यू थी वो किस में आ गई, अभी आईडी में आ जाएगी। जब मैं स्टेप इनटू करूंगा, जब मैं यहाँ पे स्टेप इनटू करूंगा तो यहाँ पर देखो आईडी में क्या वैल्यू आ गई 12 और 12 यहाँ पे आके प्रिंट हो गई। तो ये मेरे पास पहले 12 आ गया। फिर उसके बाद स्टेप इनटू करूंगा, ये अपने कंस्ट्रक्टर में आएगा। इसने अपना ये वाला काम तो कर दिया, बेस को पहुंचा दिया। उसके बाद इसकी अपनी भी तो बॉडी थी, तो इसने हार्डवेयर प्रिंट करवा दिया और यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो क्लास यहाँ तक कि मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो गुड। अच्छा अब क्लास यहाँ पर मजीद इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल इस क्लास से पेरेंट क्लास से भी ये हटा देते हैं और चाइल्ड क्लास से भी ये हटा देते हैं और यहाँ पर इसका पैरामीटर भी हटा देते हैं। जी जनाब, कोई कुछ कह रहा है? सर अगर ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जो हमने यूज किया, फिर हम भले कितने भी बनाए, बस हम उसको आगे बेस का यूज कर। चाइल्ड में अगर बेस का कीवर्ड यूज होगा तो बेस का कीवर्ड ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा कि इसकी पेरेंट कौन है, सर भले कितने भी पैरामीटर्स कितने कंस्ट्रक्टर भी बने। पैरामीटर हो। ठीक है सर। अच्छा अब यहाँ पर अगली कंडीशन क्या आ जाती है कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, और उस मेथड के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ये जो है वो मेथड प्रोडक्ट का है, और मैं इसी मेथड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इधर कर देता हूँ हार्डवेयर। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, h डॉट करने के बाद मैं डिस्प्ले के मेथड को कॉल करवाता हूँ। मुझे बताएं क्या डिस्प्ले होना चाहिए।
प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके हमें पता चला कि भाई कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई वार्निंग नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, डिस्प्ले कहाँ नजर आ रही है? डिस्प्ले में। और कौन से डिस्प्ले में वार्निंग आ रही है? हार्डवेयर के डिस्प्ले मेथड में वार्निंग नजर आ रही है। इस वार्निंग का मतलब बता सकते हैं आप लोग? मैं अगर यहाँ पर इसको हाईलाइट करूं तो यहाँ पर देखकर मतलब बता सकते हैं? ये तो सॉल्यूशन भी बता दिया इसने जी। मतलब बता सकते हैं क्यों है ये वार्निंग? सर, एक ही नाम 2 दफा इस्तेमाल हुए हैं। सही है। तो चलो अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि भाई अब मुझे बताओ कि ये कौन से डिस्प्ले के मेथड को चलाएगा, तो आप लोग देखते हुए ये बताओगे कि क्या आपके जहन में कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल की बात होगी कि भाई आप कहोगे नहीं ये तो पहले पेरेंट को चलाएगा? तो हरगिज ऐसा मतलब नहीं है, ये चलाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ऑब्जेक्ट किसका है? हार्डवेयर का। हार्डवेयर के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले मेथड हो रहा है, तो जहन में एक बात ये क्लिक करेगी भाई हार्डवेयर पेरेंट, हार्डवेयर प्रोडक्ट से भी तो इनहेरिट हुई है, तो हो सकता है ये पहले इसका उठा ले। नहीं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर पहले इसका आउटपुट देख लो। सॉरी, आउटपुट जो है वो इसका ये आएगा, हार्डवेयर। ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा है? हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर क्यों आ रहा है कि भाई सबसे पहले कंपाइलर ये देखता है कि भाई डिस्प्ले मेथड इस ऑब्जेक्ट से नियर बाय कौन सी क्लास में? क्या ये हार्डवेयर ये वाला मेथड नियर बाय है इस ऑब्जेक्ट से, या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला, तो इसने इसको प्रिंट करवा दिया। लेकिन कंपाइलर रन टाइम पे कंफ्यूजन का शिकार है कि आइदर क्या ये वाला डिस्प्ले है या ये वाला, तो इसलिए उसने वार्निंग जनरेट कर दी। लेकिन प्रिंट वो वही करवाएगा जो उसके नियर बाय होगा, उस ऑब्जेक्ट से नियर बाय। तो इसने प्रिंट जो है वो हार्डवेयर का इसलिए करवाया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हार्डवेयर है, माना कि इनहेरिट हुआ हुआ प्रोडक्ट से, लेकिन नियर बाय ये वाला मेथड है। लेकिन इस वार्निंग को आप लोग रिमूव करने के लिए एक कीवर्ड लगाते हो न्यू का। अब ये न्यू का कीवर्ड से अगर आप इसको बिल्ड करोगे ना, तो बिल्ड करने के बाद आपको कोई वार्निंग जनरेट नहीं हो रही। अब देखो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, जो यहाँ पे वार्निंग आ रही थी अब ये यहाँ से वार्निंग हट गई। अब इसका न्यू के कीवर्ड से क्या मिला इसको कि भाई अब कंपाइलर को ये मेक श्योर हो गया कि भाई हार्डवेयर के अंदर जो डिस्प्ले मेथड है वो एक सेपरेटली हार्डवेयर के लिए मेथड है, और ये वाला मेथड सेपरेटली प्रोडक्ट का मेथड है। भले से नेम एक जैसा हो, लेकिन न्यू के कीवर्ड से मेक श्योर हो गया कि भाई ये एक यूनिक मेथड है जो कि सिर्फ हार्डवेयर के लिए। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई? और अगर आ गई है तो एक्नॉलेज करो। क्लियर है भाई? ठीक है। अब क्लास मुझे ये बात बताओ कि अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं कोई एक ऐसी क्लास बनाऊं जो किसी से इनहेरिट ही ना हो पाए, यानी मैं अब यहाँ पर अगर कहूं कि भाई ये जो प्रोडक्ट क्लास है जो कि इनहेरिट हो रही है हार्डवेयर से है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट के साथ मैं कुछ ऐसा करूं कि हार्डवेयर से वो इनहेरिट ही ना हो पाए, एरर आ जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? वो क्लास जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है जो किसी से इनहेरिट नहीं हो सकती, उस क्लास को कहते हैं सील्ड क्लास। सही है। अब मैं अगर यहाँ पर पब्लिक से पहले एक कीवर्ड लगा दूं सील्ड, तो अब यहाँ पर ये देखो कि ये वाली क्लास जो है वो ब्लैक हो गई, और जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो इट विल गिव द एरर। और एरर क्या आएगा? साफ लफ्जों में कह रहा है कि हार्डवेयर कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप, कि हार्डवेयर जो है वो चाइल्ड नहीं हो सकती प्रोडक्ट की क्लास की, यानी हार्डवेयर ड्राइव नहीं हो सकती प्रोडक्ट की क्लास से क्योंकि वो सील्ड है। ठीक है। तो सील्ड क्लास हम लोग नॉर्मली इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है कि भाई वो कौन सी क्लास है जिससे को हम लोग इनहेरिट नहीं करवा सकते, या अगर इनहेरिटेंस को रोकने के लिए हम कौन सी क्लास का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई वो सील्ड क्लास होती है। सही है भाई। अब ये इनहेरिटेंस में एक एग्जांपल आप लोगों को विंडोज फॉर्म पे इंप्लीमेंट करवाना सिखा देता हूं, क्योंकि आप लोगों का टास्क विंडोज फॉर्म पे ही होगा।
एक टास्क आप लोगों का कंसोल का है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का विंडोज फॉर्म पे है। तो मैं मूव करता हूं अपने न्यू प्रोजेक्ट पे। अच्छा क्लास, उससे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इनहेरिटेंस की टाइप बता दूं। पहली इनहेरिटेंस की टाइप होती है, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइप्स टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। पहली टाइप कौन सी होती है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ। वन टाइप होती है सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड टाइप क्या होती है हमारे पास, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सेकंड थर्ड क्या होती है हमारे पास, हियरार्कल इनहेरिटेंस। और चौथी टाइप हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सही है। अगर हम लोग यहाँ पर सिंगलटन इनहेरिटेंस की बात करें तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास ए है जो कि इनहेरिट हो रही है सिंगली तौर पर किससे, पब्लिक क्लास बी से, विच इज इनहेरिट टू ए, देन दिस इज सिंपली। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई एक क्लास यानी बी क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है ए क्लास से, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ ग्रैंडफादर, और इसी तरीके से दूसरी क्लास बनाता हूँ फादर, तीसरी, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रैंडफादर। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास सन के नाम से, जिसको मैं इनहेरिट कर देता हूँ फादर से। तो अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि क्या सन की क्लास का ताल्लुक ग्रैंडफादर से हुआ या नहीं, आइदर यस और नो। जी स्टूडेंट्स, होगा या नहीं, यस सर। होगा यकीनन। तो ये Yes, sir. कहलाती है लेवल वाइज इनहेरिटेंस, कि भाई पहले ग्रैंडफादर हैं और सन के दरमियान एक लेवल है जो कि फादर का लेवल है। आपका ताल्लुक आपके दादा से तब तक के नहीं होगा जब तक कि आपका ताल्लुक आपके फादर से नहीं होगा। सही है। तो फादर ग्रैंडफादर थे तो आपके फादर ड्राइव हुए, फादर से आप खुद ड्राइव हुए, तो अल्टीमेटली आपका ताल्लुक ग्रैंडफादर से भी हुआ। इसको कहते हैं लेवल वाइज इनहेरिटेंस। अगर मैं यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने प्रोडक्ट की मिसाल ली थी, तो क्या वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस थी या नहीं। एक क्लास बनाई थी प्रोडक्ट, हार्डवेयर भी प्रोडक्ट से बिलोंग था, फूड भी प्रोडक्ट से बिलोंग था, तो क्या ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस थी या नहीं। थी, मल्टी लेवल थी। वो बिल्कुल मल्टी लेवल नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि भाई यहाँ पर ग्रैंडफादर जो है वो चाइल्ड के पेरेंट नहीं थे, ग्रैंडफादर फादर के पेरेंट थे और आपके फादर आपके पेरेंट है। लेवल बन रहा है ना। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा था प्रोडक्ट की। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ये कर दूं कि फादर, ये आ जाएगा सन विच इज बिलोंग टू फादर, और मैं यहाँ पे कर दूं डॉटर विच इज बिलोंग टू। तो अब ये मुझे बताओ, जो हमने प्रोडक्ट की मिसाल ली थी, क्या ये मल्टी लेवल हुई या नहीं। यानी अब ये वाली जो मिसाल आपके सामने है, क्या ये मल्टी लेवल है या नहीं।
क्या इसमें कोई लेवल बन रहे हैं? ये क्लास आंसर करें, विंडोज फॉर्म पे भी आना है अभी। इसमें बिल्कुल कोई लेवल नहीं बन रहा, यहाँ पर प्रोडक्ट वाली एग्जाम्पल इंप्लीमेंट हो रही है, जिसको हम लोग हिरार्कल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये जो तीसरी टाइप है ना, हिरार्कल, हिरार्कल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, यानी फादर हैं, सन भी उनका चाइल्ड है, डॉटर भी उन्हीं की चाइल्ड है। तो एक नोड से मल्टीपल नोड निकलने का मतलब ये है कि हिरार्कल इनहेरिटेंस लाइक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक पेरेंट क्लास थी, हार्डवेयर भी प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा था, फूड भी प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा था, क्लोथ भी प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा था। सही है? तो दैट इज कॉल्ड द हिरार्कल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है क्लास, याद रखिएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि आपके पेरेंट्स मल्टीपल हों और उसकी एक ही चाइल्ड हो। यानी फॉर एग्जाम्पल फादर भी आपके पेरेंट हैं, मदर भी आपकी पेरेंट हैं, लेकिन आप अगर अपनी पर्सनल अगर बात करो, स्पेसिफिक बात करो, तो भाई आप एक चाइल्ड हो और आपके दो पेरेंट हैं, एक फादर और एक मदर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि पब्लिक क्लास फादर, ये एक सेपरेट क्लास है। इसी तरीके से पब्लिक क्लास मदर, ये एक सेपरेट क्लास है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पब्लिक क्लास सन की, विच इज इनहेरिट टू फादर कॉमा मदर, तो माजरत के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प में अलाउ नहीं होती, क्योंकि ये भी एक सिंपल क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये भी एक सिंगल क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट बनने वाली क्लास दूसरे ऑब्जेक्ट बनने वाली क्लास से सिंगल तौर पर इनहेरिट हो सकती है, लेकिन कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल इनहेरिटेंस ना तो आपको सी शार्प में मिलती है ना तो जावा में मिलती है। इस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको सी प्लस प्लस अलाउ करती है, ना तो सी शार्प करती है ना तो जावा करती है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग इंटरफेसेस का इस्तेमाल करते हो, जो कि लैब नंबर 11 में हम लोग इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे काम करेंगे। ठीक है भाई, तो एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड क्या मतलब, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहां तक की बात क्लियर है? टाइप क्लियर हुई? एक्नॉलेज कर दो भाई जल्दी से जरा। ठीक है भाई, तो चलो अपने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, विंडोज फॉर्म। अपनी एप्लीकेशन को जल्दी से डिजाइन कर लेता हूँ। एक इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करनी है, तो मैंने यहाँ पर एक बटन ले लिया, इसी को कॉपी करके दूसरा बटन ले लिया। इस बटन को मैंने नाम दे दिया कि भाई विजिटिंग फैकल्टी। इसी तरीके से मैंने इस बटन को नाम दे दिया परमानेंट फैकल्टी। दोनों के फॉन्ट साइज भी ले लेते हैं 12। ठीक है, अब इस बटन के पीछे मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगा, उस फॉर्म का नाम होगा विजिटिंग फैकल्टी पैनल। ये एक फॉर्म हो गया मेरे पास। और इसी तरीके से इस बटन के पीछे मैं एक और फॉर्म क्रिएट करूंगा, उसका नाम हो गया मेरे पास परमानेंट फैकल्टी पैनल। ये दूसरा फॉर्म हो गया। सही है? और यहाँ पर मैं इस बटन के पीछे विजिटिंग फैकल्टी पैनल
VF इक्वल टू न्यू विजिटिंग फैकल्टी पैनल को मैं यहाँ पे शो करवा लेता हूँ। शो, और इसी तरीके से इसको सेव करवा कर मैं यहाँ पर इस बटन के पीछे परमानेंट फैकल्टी पैनल को PF इक्वल टू न्यू परमानेंट फैकल्टी पैनल को इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ। PF डॉट शो। ठीक है क्लास, तो अब यहाँ पर ये वाला काम तो हमने कर लिया कि इस बटन के पीछे वाला फॉर्म खुलेगा। अब थोड़ा फॉर्म को भी डिजाइन कर लेते हैं। इसमें कुछ एट्रीब्यूट, क्योंकि मुझे यूजर क्लास से वैल्यूज उठानी है, तो मैं यहाँ पर उन एट्रीब्यूट को यूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लेबल ले लिया, इसी लेबल को कॉपी करूंगा, दूसरा लेबल, इन्हीं दोनों को कॉपी करूंगा, ये 4 लेबल मेरे पास आ गए। इस लेवल को नाम दे दूंगा, मुझे चाहिए परमानेंट, जो भी विजिटिंग परमानेंट फैकल्टी होगी उसकी आईडी, जो भी परमानेंट फैकल्टी होगी उसका नेम, जो भी परमानेंट फैकल्टी होगी उसका ईमेल, और जो भी परमानेंट फैकल्टी होगी उसको जो पेमेंट मिलेगी वो मंथली पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इन्हीं की मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेता हूँ, क्योंकि यूजर से इनपुट करवाना है। तो मैंने इसका एक टेक्स्ट बॉक्स ये ले लिया, इसी को कॉपी करके इसी का टेक्स्ट बॉक्स ये ले लिया, इसी का टेक्स्ट बॉक्स ये ले लिया, और देन ये ले लिया, और यहाँ पर एक बटन लगा लिया, सबमिट बटन, और इस बटन को हम लोग नाम दे देते हैं सबमिट। अब मैं ये तमाम कंट्रोल्स को कॉपी करके यहाँ से कॉपी करता हूँ और विजिटिंग फैकल्टी में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, इस बटन के पीछे ये वाला फॉर्म खुलेगा और इस बटन के पीछे ये वाला फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे मुझे नोटिस करके बताओ कि कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों फॉर्म में कॉमन है। ये वाली और ये वाली कॉमन है ना। अब यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी को मैं यहाँ पर कह देता हूँ जो इसको जो पेमेंट मिलेगी वो आवरली पेमेंट मिलेगी, आवरली पेमेंट। तो अब ये जो एक फीचर है, ये विजिटिंग फैकल्टी का कॉमन फीचर है, वो यूनिक फीचर है, और ये जो फीचर है ये परमानेंट फैकल्टी का यूनिक फीचर है। बाकी ये जो 3 फीचर हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैनल में कॉमन है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर आकर क्लासेस ऐड करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर पहली क्लास ऐड करवाने जा रहा हूँ वी फैकल्टी के नाम से। वी फैकल्टी के नाम से मैंने एक क्लास बना ली। ठीक है, और इस क्लास के अंदर मैंने इसका एक यूनिक फीचर डिफाइन कर दिया आवरली पेमेंट के नाम से। इसी तरीके से दोबारा मैं एक और क्लास बनाने जा रहा हूं और इस क्लास को नाम दे दिया पी फैकल्टी के नाम से, और इस क्लास को हमने इसके अंदर भी इसका एक यूनिक फीचर हमने डिफाइन कर दिया पब्लिक। इसको हम लोग देंगे मंथली पेमेंट। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब ये वाली प्रॉपर्टी इस क्लास की विजिटिंग फैकल्टी की यूनिक है, परमानेंट फैकल्टी की ये वाली प्रॉपर्टी यूनिक है। तो लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेम, ईमेल और आईडी जो है वो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, दोनों में यूज हो रही हैं। तो मैं इनकी एक पेरेंट क्लास बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड करवाया एक क्लास और उसको नाम दे दिया फैकल्टी। अब इस फैकल्टी में जो कॉमन एट्रीब्यूट थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पब्लिक इंटीजर आईडी। इसी तरीके से प्रॉप टैप टैप, इसकी टाइप हो गई स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग, ये आ गया नेम। इसी तरीके से प्रॉप टैप टैप, और यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल। यहां तक मुझे जल्दी से एक्नॉलेज कर दो कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो। वही काम कर रहे हैं जो हम लोग प्रोडक्ट और हार्डवेयर और फूड में कर रहे थे।
जी मोहम्मद सुल्तान रेज हैंड किया, आपने कुछ कह रहे हो आप? ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर ये कहानी है कि भाई वी फैकल्टी को भी मैं किससे इनहेरिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे कॉमन फीचर चाहिए इसमें भी और इसमें भी, तो मैं यहाँ पर इनहेरिट करवा दूंगा फैकल्टी से। अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। अब इस बटन के पीछे हमने ये वाला फॉर्म खुलवा दिया था। अब इस फॉर्म का ये जो सबमिट बटन है, इसके पीछे हमें ये तमाम वैल्यू जो यूजर से इनपुट करेंगे वो हमें इस क्लास में के एट्रीब्यूट में देनी है ना। तो अब यार मुझे एक बात बताओ आप लोग कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी चाइल्ड क्लास पेरेंट के बिहेवियर को एक्सेस करती है, पेरेंट क्लास चाइल्ड के एक्सेस बिहेवियर को एक्सेस नहीं करती। अगर मुझे इन तीन के अलावा मुझे इनके भी तो यूजर से इनपुट लेना है। यहाँ पे अवर्ली पे जो यहाँ पे था, ये जैसे अवर्ली पे है, यहाँ पर ये मंथली पे है, ये भी तो यूजर से इनपुट लेना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों क्लासेस में अलग अलग मेथड बना दूंगा। मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड, इस मेथड का नाम हो गया गेट वी फैकल्टी वैल्यूज। विजर ने फैकल्टी वैल्यू का एक मेथड बनाया और उसमें पैरेंथेसिस दे दिए, और यहाँ पर अब देखो कि अवर विजिटिंग फैकल्टी से इनहेरिट है, तो विजिटिंग फैकल्टी का अपना ये वाला पैरामीटर और साथ साथ फैकल्टी के ये तीन फीचर्स इस मेथड में हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। हमने यहाँ पे दे दिया इंटीजर आईडी एक पैरामीटर, कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर था स्ट्रिंग नेम, हमने एनएम दे दिया। तीसरा पैरामीटर था स्ट्रिंग ईएमएल ईमेल, कॉमा के बाद चौथा पैरामीटर हमने दे दिया यहाँ पर आईडी सॉरी इंटीजर अवर्ली पे। विजिटिंग फैकल्टी को अवर्ली पे होता है ना, तो मैंने एचपी दे दिया। सिंपली क्या करूंगा कि दिस डॉट, अब यहाँ पे देखो आईडी ये कहाँ से आ रही है, आईडी पेरेंट से आ रही है, इसको बराबर कर दूंगा आईडी के। दिस डॉट करने के बाद नेम कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से, फैकल्टी की क्लास से, इसको मैं एनएम के बराबर कर दूंगा। यहाँ पे कर दूंगा दिस डॉट ईमेल, ईमेल कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से। ये तीनों फीचर कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट से आ रहे हैं, चाइल्ड एक्सेस कर रहा है, तो ये आ जाएगा ईएमएल। चौथा मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस डॉट जो इसका अपना फीचर है अवर्ली पेमेंट, जो ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसको मैं एचपी के बराबर कर दूंगा। ये मेथड हो गया। अब इसी मेथड को मैं कॉपी करके परमानेंट फैकल्टी में भी इम्प्लीमेंट कर लूंगा। बस यहाँ पर नाम चेंज कर लूंगा, यहाँ पर मैं कह दूंगा इस ये मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ वो पी फैकल्टी ले रहा हूँ, और यहाँ पर इसका पैरामीटर मंथली पेमेंट हो जाएगा, और यहाँ से इसका पैरामीटर मंथली पेमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा मंथली पेमेंट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बटन्स के पीछे अलग अलग इन क्लास को, जो चाइल्ड क्लास है उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। हम परमानेंट फैकल्टी को पहले इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इस बटन के पीछे हम लोग क्या बनाएंगे, पी फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पी एफ इक्वल टू न्यू परमानेंट फैकल्टी, और पी एफ डॉट करने के बाद देखो मुझे मेथड मिलेगा गेट पी फैकल्टी वैल्यू। अब ये मुझसे वैल्यू यूजर से इनपुट लेगा। अब क्योंकि हमारे पास पहली वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है ना, आईडी की वैल्यू आएगी, आईडी की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसको इंटीजर डॉट पार्स करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर प्रॉपर्टी है, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, कॉमा के बाद टेक्स्ट बॉक्स 2 से मेरे पास नेम आ जाएगा डॉट टेक्स्ट, क्योंकि स्ट्रिंग है डायरेक्ट लिख दिया। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, ये भी स्ट्रिंग है, ईमेल आ जाएगा। उसके बाद चौथी चीज थी मेरे पास इंटीजर डॉट पार्स करूंगा, इसलिए क्योंकि मंथली पे चाहिए थी, तो मंथली पे जो मुझे मिलेगी टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट से मिलेगी। और उसके बाद मुझे यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो में प्रिंट करवानी है। तो अब जब इस मेथड के थ्रू प्रॉपर्टीज में वैल्यू चली आएंगी, मैं डायरेक्ट पी एफ के ऑब्जेक्ट से सारी की सारी प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट करूंगा, /n लिखूंगा, फिर यहाँ पे प्लस करूंगा, और इस चीज को मैं यहाँ पे
कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे पी एफ डॉट करने के बाद नेम को एक्सेस करूंगा, नेम में जो वैल्यू आ चुकी होगी। फिर मैं यहाँ पे इसको, फिर पी एफ डॉट करने के बाद ईमेल, फिर यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। फिर यहाँ पर पी एफ डॉट करने के बाद मुझे मिलेगा मंथली पेमेंट। इस तरीके से मेरा एक मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर अब फाइनली मैं क्या करवाऊंगा कि इन पैरामीटर्स को दोबारा से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी के इस बटन के पीछे सबसे पहले वी फैकल्टी की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वी एफ इक्वल टू न्यू विजिटिंग फैकल्टी, और यहाँ पर वी एफ डॉट करने के बाद मुझे गेट वी फैकल्टी का मेथड मिलेगा और उसके अंदर मैं तमाम ये वाले पैरामीटर घुसा दूंगा। फिर मैसेज बॉक्स डॉट शो में मुझे प्रिंट करवाना है, मैसेज बॉक्स डॉट शो में मुझे इनको एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई मैसेज बॉक्स डॉट शो को मैंने एज इट इज उठा लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जो चेंजेस करनी पड़ेंगी वो मुझे इनके ऑब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर पी एफ बनाया था वो मैं वी एफ बना दूंगा, वी एफ। इसी तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वी एफ के साथ साथ यहाँ पर मुझे आवरली पेमेंट। अब मैं अपनी, ये मेरे पास मॉड्यूल इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया। मैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करता हूँ और ये भी सक्सेसफुली बिल्ड हो गई। अपनी एप्लीकेशन को चलाता हूँ। तो जब मैं विजिटिंग फैकल्टी में जाऊंगा तो देखो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। अब ये विजिटिंग फैकल्टी पैनल से कौन सी क्लास में जा रही है प्रॉपर्टी, यहाँ से विजिटिंग फैकल्टी पैनल से ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं ये पेरेंट क्लास में जाएंगी इसकी वैल्यू, और ये वाली विजिटिंग फैकल्टी में। अब विजिटिंग फैकल्टी और पेरेंट यानी फैकल्टी दोनों आपस में इनहेरिटेड हैं, तो हमने इसी के ऑब्जेक्ट से इन तीनों प्रॉपर्टीज को भी क्लास में यूज करवा लिया। आईडी आ गई फॉर एग्जांपल 12, नेम आ गया अफान, और यहाँ पर ईमेल आ गई afan@yahoo.com। देन उसके बाद आवरली पे फॉर एग्जांपल 200 रुपये, 2000 रुपये सबमिट करवा दिया। तो ये देखो मेरे पास मैसेज बॉक्स डॉट शो में ये तमाम प्रॉपर्टीज की वैल्यू उठ के आ रही है। इसी तरीके से मैं परमानेंट फैकल्टी में भी जाऊं, आईडी नंबर 13 और यहाँ पर नेम आ गया अहमद, और यहाँ पर आईडी आ गई ahmed@yahoo.com। देन मंथली पेमेंट 1000 रुपये। तो यहाँ पे जैसे सबमिट करूंगा तो ये मेरे पास। तो इस तरीके से विंडोज फॉर्म पे हम लोग क्या करेंगे कि इनहेरिटेंस को अचीव करेंगे। तो यहाँ तक कि मुझे बताएंगे कोई सवाल है, क्लियर हो गया तो एक्नॉलेज करें। यहाँ पे मेरा कंटेंट जो है वो आज का एंड होता है। जी क्लास, क्लियर है, समझ में आ गया। आज हम लोगों ने जो डिस्कशन की है वो अबाउट इनहेरिटेंस पे की है। इनहेरिटेंस की क्या क्या टाइप्स होती हैं, कंस्ट्रक्टर का की लाइफ साइकिल क्या होती है इनहेरिटेंस के दरमियान, अगर किसी भी चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में अगर कोई वैल्यू भेजनी हो, पैरामीटर की वैल्यू भेजनी हो, तो आप बेस का कीवर्ड, यानी इन शॉर्ट बेस का कीवर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर चाइल्ड की क्लास के थ्रू, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करना है तो आप बेस का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो। और फिर क्या पढ़ा, सील्ड क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई वो क्लास जो कि किसी और क्लास से इनहेरिट ना हो पाए। तो क्लास ये सेशन एंड होने वाला है, इसके बाद दोबारा से रिज्वाइन करो अपने सेशन को, फिर हम लोग अटेंडेंस की तरफ आएंगे। पहले मैं टास्क बताऊंगा, टास्क आप लोगों के सामने असाइन करूंगा, देन उसके बाद फिर अटेंडेंस की तरफ आएंगे। थैंक यू।